देखो बच्चों, आज जैसा कि हमने आपको बोला था कि आज से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो हम आज आपको प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे 0 जो है ना, 0 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी संख्या है, हम ले लें, कोई भी संख्या ले लें, तो अगर 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लो, 31 ले लो, लाखों करोड़ों की कोई भी संख्या ले लो, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बटे में कुछ ना लिखा हो तो हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? वो इसलिए लिख सकते हैं, जब 1 से ही आप उसको भाग दोगे या डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगी। तो दैट मीन्स इज, हाँ, 0 एक परमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर अंश मतलब P क्या है? आपका 0 है, और Q मतलब हर क्या है? 1 है। और इसकी परिमेय संख्या की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है? कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर का मान 0 नहीं है। अंश का मान 0 हो सकता है, लेकिन मेन शर्त क्या है? कि हर का मान 0 नहीं हो। तो यह P/Q के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि यह इस शर्त का पालन कर रहा है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ गए ना? आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब अगला देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल, बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आराम से पूछा जाता है कभी कभी। तो ज़रा देखें क्या पूछ रहा है। 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसकी मेथड होती है, हर सवाल के करने की मेथड होती है। हर सवाल को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसमें प्रश्नावली में 2 सवाल हैं, दोनों रीतियों से आपको बताऊंगा। तो देखो, ये सबसे सरल रीति है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये केवल इस टाइप की संख्या के लिए ही उपयोग करेंगे। 3 और 4 ऐसे 5 6 लगातार की सतत होना चाहिए। सतत संख्याओं के लिए ही ये रीति है, और किसी के लिए नहीं है। चलिए करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, चरण 1 में क्या करना है? आप देखो, यहाँ 3 और 4 के बीच की कितनी परमेय संख्या चाहिए आपको? 6। आप देख रहे होंगे कितनी चाहिए है? 6 परमेय संख्याएं आपको चाहिए है। आपकी रिक्वायरमेंट 6 की है। तो करना कुछ नहीं है, जितनी आपको ज्ञात करना है उसमें 1 को जोड़ दें। ये एक मेन स्टेप है, आपको याद रखना है। 1 उसमें जोड़ दोगे तो आप देख रहे हो क्या आ रहा? 7। समझ गए ना? तो 3 और 4 के हर में आपको 7 लिखना है। किस तरीके से? चरण 2 में देखें क्या करोगे। 3 को क्या लिख सकते हो आप? 3/1। ओके, समझ गए ना? तो हमको हर में क्या बनाना है? 7। 1 में किसका गुणा करेंगे तो 7 आएगा? नेचुरल है, 7 का ही गुणा करेंगे ना। तो जितने का गुणा हर में कर रहे हो उतने का ही अंश में कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है, 3 × 7 = 21 हो गया, बटे में 7 आ गया। ऐसे 4/1 को हम वही काम इधर करना है। तो 7 चौके 28, 7 एकम 7। हमारे पास 2 संख्या आ गई, इसी से 3 से आ गई 21/7, और 4 से आ गई 28/7। तो यहाँ आप देख रहे हो 21/7 और 28/7, 2 संख्या मिल गई, दोनों के हर में 7 आ गया ना। तो चरण 3 में करना क्या है? बस काम खत्म है। यहाँ देखो 21/7 है और 28/7, 7 को भूल जाओ। 21 और 28 के बीच में कितनी कौन कौन सी संख्या आएंगी? कौन कौन सी आएंगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27, सबके बटे में 7 लिख दो आंसर।
सिंपल है ना। आई थिंक ये मेथड आपको बहुत सरल लगी होगी। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ दो। जितना आता है, जैसे 6 में 1 जोड़ा 7 आया तो हर में 7 बनाने का, जो भी परिमेय संख्या आपको दी गई है। दूसरे चरण में वही कर दिया, हर में 7 बनाने के लिए उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। दोनों जगह आपको संख्या मिल गई। यहाँ 21/7, 28/7। अब 21 और 28 के बीच की 6 संख्या हैं और सबके बटे में 7 लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार। समझ गए? ये था दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल है भाई। तीसरे सवाल में मैंने बोला था इसको मैं दूसरी सेकंड मेथड से करवाऊंगा। ये आपकी सेकंड मेथड है और ये हर प्रकार की परिमेय संख्याओं के लिए उपयोगी है। तो शुरू करने से पहले आप एक ये फार्मूला है, इसको आप अपने वीडियो को रोककर सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ a और b क्या है? a और b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी दो परिमेय संख्या है और उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसको ये फार्मूला होता है a + b/2। a बढ़ने से पहले एक विधि आपको बता चुके हैं। अब सेकंड मेथड जो आती है वो भी हम बता रहे हैं आपको। बशर्ते एक बात ध्यान रखिएगा, ये सेकंड मेथड में एक छोटा सा सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। वो सूत्र है ये वाला, a और b के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो a और b के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/2 a धन b। सिंपल है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a + b/2 बटे में 2। चलिए अब प्रश्न क्या आता है आपका? प्रश्न है जो अगला वो है 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। चलो करते हैं। पहली परिमेय संख्या कैसे? इन दोनों के बीच की। तो a का मान है 3/5, b का मान है 4/5। बस इस सूत्र में मान रख दीजिए। तो 1/2 कोष्टक में 3/5 धन 4/5। तो इसका लघुत्तम देखो। लघुत्तम तब निकाला जाता है जो हर समान ना हो, लेकिन यहाँ तो हर समान है तो हर एक बार लिख देंगे। लासा 5 ही आएगा तो ऊपर वाले अंशों को जोड़ देंगे। 3 में 4 जुड़ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/5, 7 एकम 7, 5 दूनी 10 संख्या आ गई। इन दोनों के बीच की 7/10 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। 3/5 से बड़ी 7/10 से बड़ी 4/5। अब इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालोगे तो एक मिल जाएगी, यहाँ से निकालोगे तो दूसरी मिल जाएगी। करो, है ना। चलो तो करते हैं। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं इन दोनों के बीच की। तो 3/5 और 7/10 के बीच की निकालते हैं। तो यहाँ पर वही सूत्र फिर से 1/2 कोष्टक में 3/5 धन 7/10। तो 1/2 यहाँ पर लघुत्तम अब निकालना पड़ेगा क्योंकि हर समान नहीं है। तो 5 और 10 का लघुत्तम 10 आएगा। 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 × 3 = 6, 10 एकम 10, 7 एकम 7। 10 का भाग 10 में दिया, एक बार गया। 7 एकम 7। 6 और 7 को जोड़ दीजिए तो 6 और 7 13। 13 एकम 13 और 10 दूनी 20। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमको मिल चुकी है। 3/5 से बड़ी अब कौन सी हो गई? 13/20। इससे बड़ी 7/10 और सबसे बड़ी है 4/5। अब देखो यहाँ पे कितनी, इनके बीच की भी निकाल सकते, इसके बीच की भी निकाल सकते, इसके बीच की भी निकाल सकते। एक बात का ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं या किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं इन दोनों के बीच की। तो क्या है? 3/5 और 13/20 कोष्टक में लिख दिया। 1/2 गुणित 3/5 धन 13/20 बराबर 1/2 गुणित, अब यहाँ पे लघुत्तम निकाला जाएगा तो 5 और 20 का 20 आएगा। तो 5 का भाग 20 में दिया, 4 बार गया। 4 3 12। 20 का भाग 20 में दिया, एक बार गया। 13 एकम 13। तो 12 और 13 25, 25 एकम 25 और 20 दूनी 40। तो 25/40 किसके बीच की आ गई? इन दोनों के बीच की। तो वहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया।
3/5 धन 25/40 से बड़ी 13/20 से बड़ी 7/10 सबसे बड़ी 4/5। अब चौथी, कोई भी किसी के भी बीच की निकाल सकते हो, बस क्रमागत होनी चाहिए, चाहे इन दोनों के बीच की निकाल लो या इन दोनों के बीच की या इन दोनों के बीच की। यहाँ पर हम इस स्थिति में आ गए हैं, तो हम अब निकालेंगे किसके बीच की निकाल रहे, 13/20 और 7/10 के बीच की, यानी इसके बीच। यहाँ चलिए करते हैं। 13/20 धन 7/10 गुणित में 1/2 कर दिया, लघुत्तम 20 और 10 का 20 ही आएगा। तो 20 का भाग में बीच में देंगे एक बार जाएगा, 13 एकम 13, 10 का भाग देंगे बीच में 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 और 13 को जोड़ दिया तो 27/27 एकम 27 और 20 दूनी 40 हो गया। तो इस प्रकार से श्रेणी में क्या बन गई, सबसे छोटी हो गई 3/5, इससे बड़ी ये निकाली, फिर ये निकाली 13/20 और 13/20 और 7/10 के बीच की कौन सी, ये, और फिर 7/10 फिर 4/5। अब इन दोनों के बीच की निकाल लो, ये लो, ये 5वीं हो जाएगी। ऐसे और भी निकाल सकते हो। तो 1/2 गुणित 7/10 धन 4/5, 10 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 10। 10 का भाग 10 में दिया एक बार गया, और 5 का भाग 10 में दिया 2 बार गया, तो 4 दूनी 8, 7 और 8 को जोड़ दिए तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15/20, 15 एकम 15 और 10 दूनी 20। इस प्रकार से ये देखो, सबसे छोटी 3/5 से बड़ी 25/40 से बड़ी 13/20 से बड़ी 27/40, 7/10 और हमने 4/5 की ये वाली निकाली थी, ये लिख दी। इस क्रम से आपको जमाना आना चाहिए, और इस प्रकार से आपकी 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, ये रही आपकी 5 परिमेय संख्याएं। आप इसको मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, आप इसको रोककर, इस वीडियो को रोककर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये सवाल, ये सूत्र भी लिख लेना। अब थोड़ा सा अगली प्रश्नावली पे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो, समकोण त्रिभुज क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है या समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब हमें भुजाओं की मापें दी गई हों, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो सूत्र क्या बन जाता है, ये वाला पाइथागोरस का, ये आपको याद कर लेना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत आगे के सवालों में पड़ेगी। अब हम इसके बाद करने वाले हैं अगली प्रश्नावली। आज आपकी 2 प्रश्नावलियाँ करवाई जा रही हैं, ये आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली, अगली है 1/1.2 सॉरी। तो यहाँ पर तो प्रश्नावली हम शुरू करते हैं 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ इनके उत्तर देना है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यह अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो परिमेय हो अपरिमेय हो, किसी भी प्रकार की संख्याएं हों, वो वास्तविक में आएंगी। तो पहला जो कथन है वो आपका सत्य है। अगली बात, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या कहलाती है, हमने एक रेखा खींची, इस पर संख्याओं का अंकन कर देना, बराबर दूरी पर हम इसको अगर प्रदर्शित कर दें तो ये संख्या रेखा कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हम पूर्णांक की बात करेंगे, तो अगर हम शून्य बीच में रखते हैं तो एक ओर धनात्मक संख्या जाएंगी और दूसरी ओर ऋणात्मक। तो किस क्रम से जाएंगी, जैसे ये 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे, और इस तरफ जाओगे तो माइनस में जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, संख्या ऋणात्मक जितनी बड़ी है उसका मान उतना कम होगा, धनात्मक संख्या जितनी बड़ी है उसका मान उतना अधिक होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी के m के रूप में होता है, जहाँ m प्राकृत संख्या है। तो ये जरूरी नहीं है करणी m के रूप में ही हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय भी आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। तो यह जो अपना कथन है स्टेप वो असत्य है। ठीक है, अब ये एक मौखिक सा प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा ध्यान बस दे दीजिए और इसका हम आपको समझा देते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते। क्यों नहीं होते, जरा देखें। जैसे हमने लिखा करणी 4, तो करणी 4 मूल है। करणी का मतलब क्या होता है ये ध्यान रख लीजिए। आज मुझे मूल के बारे में बता दें, इसको मूल भी बोलते हैं। तो इसका ये तो करणी घातीय रूप है, करणी रूप है। अब यदि 4 के ऊपर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 4 को 4 के ऊपर 1/2 की घात, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसका मान जो होता है घात के रूप में क्या होता है? 1/2, उस संख्या पर 1/2 की घात। यानी अगर यहाँ पर अब यहाँ अभी मूल है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो 1/2, और लेकिन कोई संख्या लिख दें। यहाँ पर हमने एक संख्या लिख दी n, और यहाँ पर कोई भी संख्या है m, इसके ऊपर ये, तो n करणी m, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा। तो घातांक के रूप में कैसा लिखोगे? m के ऊपर 1/n की घात। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा करणी 3 और यहाँ 7 लिख दिया, तो 3 करणी 7, इसको ऐसा पढ़ेंगे 3 करणी 7। ठीक है, तो घात के रूप में कैसा लिखा जाएगा? घातांकीय रूप, दोनों की वैल्यू एक ही है, 1/3 की घात 7 पर। ठीक, चलिए अब यहाँ आते हैं। ये 4 के हम करेंगे गुणनखंड, तो क्या आ जाएंगे? 2 गुणित 2, इसके ऊपर कितनी घात? 1/2 की घात। तो यहाँ देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 को 2 के ऊपर 2 की घात। अब इसके ऊपर भी 1/2 की घात है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? गुणा में घात है, गुणा माने घात के ऊपर घात है तो क्या होता है? घात होगा गुणा होता है, तो ये कट गए, तो आंसर क्या आया? 2। समझ गए? तो मतलब ये बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा दिया है तो वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय हों, ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, कारण भी हमने आपको बता दिया। तो ये आप अपने हिसाब से जमा कर इसकी भाषा लिखेंगे। अब प्रश्नावली का अगला जो सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत सिंपल सवाल है ये, कुछ नहीं, आप एक संख्या रेखा खींचोगे और 2 mm पे इसके निशान लगा दोगे 0, 1 और 2 पर। तो जो 2 रहेगा उसको नंबर A अक्षर से हम प्रदर्शित कर देंगे, 0 को O से प्रदर्शित कर देंगे। अब इसी पर बिंदु A पर एक लंब डालेंगे 1 mm का, सेंटीमीटर नहीं mm, दूसरी साइड होता है ना जो दूर दूर अक्षर बने निशान होते हैं वो वाले, तो उससे 1 mm का लंब डाल देंगे बिंदु A पर। अब संख्या 2 को A नाम दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक जो है इसको P नाम दिया, फिर अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दी। तो जब देखेंगे यहाँ पे कि OA की वैल्यू 2 है, तो हमने अभी आपको सूत्र बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें मान रख देंगे आप। तो OP बराबर वर्गमूल 4 धन 1, 4 और 1 5। तो यही हमारे जो बिंदु P है जो वो करणी 5 को प्रदर्शित। के बाद का जो क्वेश्चन है वो अपन को उतना नहीं करना है, ना ही परीक्षा की दृष्टिकोण से वो इतना इम्पोर्टेंट है। आज के लिए हमने इतना बताया है जो आपको, वो आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपको रिवाइज करना है। कल फिर मिलेंगे, नमस्ते।